हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है, हमारा जो व्याख्यान का विषय है वो इतिहास विषय में बीए पार्ट 1 का है। और हम कुषाण वंश में कनिष्क के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात प्रथम बार कुषाण साम्राज्य ही इतना विशाल था जिसके अंतर्गत न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत अपितु इसके बाहर मध्य एशिया तक के पर्याप्त भूभाग थे। इस दृष्टि से कुषाण वंश का शासनकाल भारतीय संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग यूची जाति की शाखा के थे। अच्छा, कुषाण वंश में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ था उसका नाम था कनिष्क प्रथम। कुषाण राजवंश के सम्राट थे ये। सर्वाधिक योग्य, पराक्रमी, प्रतापी, प्रतिभा संपन्न शासक थे। विम किटफिसिस की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य है उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अनेक प्रांतपतियों ने सोटर मेगस के नाम से शासन किया और 2 शताब्दियों की अराजकता के बाद विम फैटफिस की मृत्यु के 20 वर्ष बाद कनिष्क प्रथम का राज्यरोहण हुआ। इसकी राज्यरोहण की इसका जन्म पुरुषपुर में हुआ था और निधन पेशावर में। धर्म हिंदू था। भारत में कुषाण साम्राज्य की जो नींव रखी थी या स्थापना की थी कुजुल कटफिस ने की थी। ये मध्य एशिया की यूची जाति के थे। इन कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसका शासन का प्रारंभ 78 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब हम इसकी राजनीतिक उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करेंगे। कनिष्क ने क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां करी। पहला, इसकी विजय के ऊपर चर्चा करेंगे। कनिष्क एक वीर योद्धा और महान विजेता था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था और अपने पूर्वजों की भांति अपने साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक विस्तृत करना चाहता था। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर वह जीवन भर युद्धों में लगा रहा और अपनी विजयों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार उसने किया। तो सबसे पहली जो इसकी विजय थी वो है कश्मीर की विजय। कल्हण की राजतरंगिणी, ये एक इतिहास लिखने वाला है कल्हण और उसकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। उससे स्पष्ट है कि कनिष्क ने कश्मीर जीतकर उस पर शासन किया और श्रीनगर के निकट कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया जो आज भी विद्यमान है। तो कश्मीर कनिष्क के विशाल साम्राज्य का अंग था, इससे ये सिद्ध होता है। दूसरा है साकेत और पाटलिपुत्र। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पंजाब को पार कर मध्य देश होते हुए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां के राजा को पराजित कर उससे युद्ध का हर्जाना मांगा। इस पर पराजित नरेश ने हर्जाने के बदले में बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध का जलपत्र भेंट किया और इससे कनिष्क क्या हुआ, प्रसन्न हो गया और उसे लेकर वो पेशावर लौट आए। किसने दिया था हर्जाने के तौर पर? पाटलिपुत्र। वहां के जो राजा था उसको उसने पराजित किया और उसने हर्जाने के रूप में बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध का जलपात्र भेंट किया। पार्थियनों पर विजय प्राप्त की। पार्थियन साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य था, इसकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी। पार्थिया का एरियाना प्रदेश इस समय कुषाणों के अधिकार में था, अतः पार्थिया अपने इस प्रदेश को कुषाणों से हस्तगत करना चाहता था पुनः। इसके अतिरिक्त बैक्ट्रिया के ऊपर कनिष्क का अधिकार था तथा वहां आने जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर भी उसका प्रभाव था। परंतु पार्थिया अपनी समृद्धि के लिए मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। कनिष्क के पहले कुजुल कटफिस ने भी पार्थियनों को पराजित किया, अतः इन कारणों से वह पराजय का बदला लेना चाहता था और इसीलिए पार्थियन राजा ने कनिष्क पर आक्रमण किया, परंतु उसे कनिष्क के हाथों पराजित होना पड़ा। चीन पर विजय।
चीन पर। चीनी जो सेनापति था पान चाओ, इसके नेतृत्व में चीन की जो सैनिक शक्ति थी उसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई। पान चाओ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने खोतान, काशगर, कशहर आदि को जीतकर संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। पांचाओं की बढ़ती हुई शक्ति से कनिष्क चिंतित हो गया। वस्तुतः पांचाओं की इन विजयों के पश्चात चीन और कुषाण साम्राज्य की सीमाएं आपस में टकराने लगी। चीन की साम्राज्यवादी नीति से कुषाण साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न हो गया। कनिष्क को भय हुआ कि वह कहीं कश्मीर पर आक्रमण न कर बैठे और इसीलिए उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। उसने चीनी सम्राट के समक्ष अपनी समानता प्रदर्शित करने के लिए उसके पास अपना एक राजदूत भेजा और मांग की कि चीन की एक राजकुमारी का विवाह सम्राट कनिष्क के साथ कर दिया जाए। ठीक है, परंतु चीनी सेनापति पांचाओ ने इस प्रस्ताव को न केवल अपने सम्राट के लिए वरन देश के लिए भी अपमानजनक समझा और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। फिर क्या हुआ? परिणाम स्वरूप कनिष्क ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अपने सेनानायक के अधीनता में 70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना चीन भेज दी। परंतु कनिष्क की सेना पराजित हुई और उसे चीनी सम्राट को वार्षिक कर देने का वचन देना पड़ा। कुछ समय पश्चात चीनी सेनापति पांचाओ की मृत्यु हो गई और चीन की शक्ति कम हो गई। अब अवसर का लाभ उठाया कनिष्क ने और पुनः चीन पर आक्रमण कर दिया और चीनी जो सेनापति था पान यांग उसको पराजित कर दिया और इस विजय के फलस्वरूप कनिष्क चीनी सम्राट को वार्षिक कर भेजने की जो अपमानजनक शर्त थी उससे मुक्त हो गया। इसके अतिरिक्त चीनी सम्राट को एक संधि करनी पड़ी जिसके अनुसार यारकन, खोतान, काशगर के प्रांत कनिष्क को देने पड़े। अपने 2 पुत्रों को भी उसको बंधक के रूप में कनिष्क को सौंपना पड़ा। तो ये थी उसकी कनिष्क की चीन विजय। ठीक है, अब हम कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर आपसे चर्चा करेंगे। कनिष्क की महत्ता उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए ही नहीं वरन सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण अधिक है। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की उन्नति हुई थी। कनिष्क की कीर्ति उसकी विजयों की अपेक्षा, हेमचंद राय चौधरी लिखते हैं कि कनिष्क की कीर्ति उसकी विजयों की अपेक्षा शाक्य मुनि के धर्म को राज्याश्रय प्रदान करने पर अवलंबित है। ठीक है, बौद्ध जो ग्रंथ था संयुक्त निकाय उसके अनुसार भी पहले तो कनिष्क भी अशोक की ही भांति रक्त पिपासु क्रूर शासक था, किंतु बाद में उसे अपने कृत्यों का बड़ा बोध हुआ और शोभ हुआ। उसने न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया वरन उसका संरक्षण किया, उसका प्रचार प्रसार किया। इसीलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपके एक जीके का क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कलहन, तारानाथ, हेनसांग सभी कनिष्क को बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं। कनिष्क के हृदय में भी बौद्ध धर्म के प्रति अपार उत्साह था। सम्राट अशोक की भांति ही उसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनेक मठों का निर्माण कराया, विहार आदि बनवाए, जो पुराने विहार थे उनकी मरम्मत करवाई। उसने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी। उसने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में अनेक स्तूपों, विहारों, स्मारकों आदि का निर्माण कराया। अपने राजधानी पेशावर में एक विशाल बौद्ध विहार बनाया जो सारे बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था। ये बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरम देव ने उसकी यात्रा की थी, जो मगध नरेश देवपाल के समय नालंदा का महास्थविर निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने भगवान बुद्ध की स्मृति में असंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया। अनेक
विदेशों में अनेक धर्म प्रचारक भेजे और इन्हीं प्रचारकों के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म चीन, जापान, तिब्बत, मध्य एशिया में फैल गया। अब इसके शासन की मुख्य जो घटना थी वह थी चतुर्थ बौद्ध संगति। महत्वपूर्ण घटना थी ये। कनिष्क ने केवल बौद्ध धर्म ही ग्रहण नहीं किया वरन उसके मूल तत्वों और सिद्धांतों को समझने का भी प्रयत्न किया। वस्तुतः उस समय तक बौद्ध धर्म का जो स्वरूप है अस्पष्ट हो गया था और बौद्ध धर्म के जो तत्व थे, सिद्धांत थे, उनमें तीव्र मतभेद हो गया था बौद्ध विद्वानों में। अतः बौद्ध धर्म के विवादास्पद सिद्धांतों पर निर्णय करने और धार्मिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए बौद्ध भिक्षुक पार्श्व के परामर्श से कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन विहार में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। देखिए आपके पास से क्वेश्चन आएगा, कहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो आपको लिख रहा है कश्मीर के कुंडलवन विहार, के कश्मीर और कुंडलवन विहार, चतुर्थ बौद्ध संगति। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कनिष्क के कनिष्क कश्मीर कुंडलवन। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष के जो गुरु था वसुमित्र, उसने इसकी अध्यक्षता करी और जो अश्वघोष थे उन्होंने इसकी उपाध्यक्षता करी। आपके पास इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है चतुर्थ बौद्ध संगति के ऊपर लिखी, तो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। इस सभा में 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था और ये सभा 6 महीने तक चली थी। इस काल में बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध धर्म ग्रंथों के गूढ़ और जटिल सिद्धांतों पर व्यापक विचार विमर्श किया। दीर्घकालीन वाद विवाद के पश्चात बौद्ध त्रिपिटकों पर एक प्रामाणिक भाष्य तैयार किया गया जिसे महाविभाष कहा गया। महाविभाष को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष। त्रिपिटक के संपूर्ण भाष्य को कनिष्क ने ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कराया और उनको एक पाषाण पेटिका पे रखकर उसके ऊपर एक स्तूप का भी निर्माण कराया। इस सभा में महायान संप्रदाय की प्रधानता होने के कारण महायान धर्म को राजधर्म घोषित किया गया और कनिष्क उसका संरक्षण बना। आगे समझ में? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। कौन था इसका अध्यक्ष? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। कितने लोगों ने? लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और महाविभाष इसका बौद्ध धर्म का विश्वकोश था। ठीक है। अब महायान शाखा का इस समय उदय हुआ। महात्मा बुद्ध एक जो युग पुरुष थे और इसी कारण से बौद्ध धर्म की जो प्रारंभिक अवशेष भरहुत, सांची आदि बौद्ध विहारों में बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिलती। यहाँ बुद्ध के जो प्रतीक थे जैसे कि धर्मचक्र, स्तूप, बोधि वृक्ष, पादुका आदि रूपों में इनका अस्तित्व दर्शाया गया है। इस काल में निर्वाण प्राप्ति का साधन व्यक्तिगत प्रयास था, बुद्ध की भक्ति नहीं। किंतु मौर्य और मौर्योत्तर काल में जिस तीव्र गति से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उससे इसमें परिवर्तन आने लगा। बुद्ध की जो जन्मस्थली है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन स्थान सारनाथ और मृत्यु महापरिनिर्वाण, ये सारे स्थान क्या हो गए? तीर्थ स्थल। तो धीरे धीरे अब लोग क्या मानने लगे कि बुद्ध को मानव के रूप में पूजने लगे और उनके देवीय स्वरूप की कल्पना करने लगे। अब बुद्ध क्या हुआ? अवतार बन गए और सृष्टिकर्ता, भक्तवत्सल, उद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब एक प्रकार से बुद्ध को बोधिसत्व या देवताओं का रूप दिया गया, वह मूर्ति पूजक बन गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म क्या हुआ? अवतारवादी बन गया या मूर्ति पूजक बन गया। और धर्म में भक्ति तत्व समाहित होने से बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा
करने लगे। बौद्ध धर्म का यही परिवर्तित रूप महायान कहलाया और जो पुरातन बौद्ध धर्म को हीनयान कहा जाने लगा। तो महायान धर्म की अनुयायियों ने पृथक अस्तित्व प्रदर्शित करने के लिए नवीन सूत्रों की रचना की। यही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म की परंपरागत पाली भाषा को त्याग कर अपने ग्रंथों की जो रचना की वह संस्कृत में की। ठीक है। तो इस तरह से जब जहाँ मूर्ति पूजा का या बुद्ध को मूर्ति पूजक के रूप में देखा जाने लगा तो वह महायान रूप था। ठीक है। अब साहित्यिक प्रगति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कनिष्क के शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कनिष्क विद्वानों और साहित्यकारों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में उच्च कोटि के साहित्यकारों और विद्वानों सुशोभित रहते थे। उसकी राज्यसभा का जो सबसे महान साहित्यकार था वह अश्वघोष था। उसकी रचनाएं, उनके नाम है बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना भी उसने की थी। एक और विद्वान था उस समय, उसका नाम था नागार्जुन। उसने शून्यवाद के सिद्धांत की रचना की। उसने अपने प्रज्ञा पारमिता सूत्र में सापेक्षवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वसुमित्र भी एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक था। उसने महाविभाष शास्त्र की रचना की जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। चरक, ये कौन था? कनिष्क का राजवेद, और उसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की जो चिकित्सा शास्त्र का एक प्रामाणिक और मौलिक ग्रंथ माना जाता है। कला के क्षेत्र में उन्नति। कनिष्क का शासनकाल भवन निर्माण कला और मूर्ति कला के विकास के लिए विख्यात है। उसे निर्माण कार्य में बड़ी रुचि थी। उसने अपने भवनों, स्मारकों, राजप्रसादों, मठों एवं मूर्तियों का निर्माण कराया और अनेक नगर भी बसाए। कश्मीर में कनिष्कपुर, तक्षशिला में सिरकप नामक नगर जो है कनिष्क के द्वारा बसाए गए थे। इसके शासनकाल में मूर्ति कला का भी विकास हुआ था और मूर्ति कला की गांधार शैली का विकास भी कनिष्क के समय हुआ था। तो गांधार शैली कनिष्क के शासनकाल में गांधार के नगर पुष्कलावती, तक्षशिला, पेशावर, ये सारे एक ऐसी मूर्ति कला का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। आप गांधार शैली अच्छे से सुन लें। ये मूर्तियां सलेटी पत्थर की होती थी। इस कला के विषय भारतीय हैं, परंतु उसके निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया गया। इसीलिए गांधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है इंडो ग्रीक क्या है? तो इंडो ग्रीक है गांधार कला। इसकी मूर्ति जो है सलेटी पत्थर की होती थी और इसके विषय क्या होते थे? भारतीय, परंतु इसके निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया जाता था। महात्मा बुद्ध की जिन मुद्राओं को इसमें प्रदर्शित किया गया था वे भारतीय हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धम्म चक्र मुद्रा। ये सभी विषय क्या थे? भारतीय, परंतु उन्हें उत्कीर्ण करने की शैली थी यूनानी। महात्मा बुद्ध की जो ये मूर्तियां थी ना, यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती थी। उनके शरीर की जो ऊपर के वस्त्र अलंकरण थे वे विदेशी थे। बुद्ध कभी कभी सिंहासन पर भी आसीन दिखाए गए और कभी कभी उनके पैरों में चप्पल भी दिखाई दी। इसके अतिरिक्त बुद्ध मूर्तियों के जो शीश थे केश युक्त अलंकृत दिखाए गए थे। बोधिस्थ यूनानी राजाओं की तरह लगते थे। उनके वस्त्र भड़कीले होते थे और वे रत्नाभूषणों से मंडित होते थे। तो ये थी गांधार कला। इसके बाद मथुरा कला। मथुरा कला भी इस समय, मथुरा प्रदेश भी इस समय प्रमुख केंद्र था। ये जो मथुरा कला था इसमें मूर्तियां जो बनती थी लाल पत्थर की थी। अच्छा, गांधार कला में मैंने आपको क्या बताया था? सलेटी कलर की बनती थी। ठीक है, अब बनती थी लाल पत्थर की। तो ये मूर्तियां अपनी विशालता, भौतिकवादिता के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में महात्मा बुद्ध प्राय मुंडित शीर्ष दिखाए गए। उनके मुंह पर मूछें भी नहीं होती थी। इन मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं रहता था।
दाहिना हाथ अधिकतर अभय मुद्रा में था। इन मूर्तियों में सिंहासन पाया जाता था। खड़ी मूर्तियों के दोनों पैरों के नीचे सिंह की आकृति बनी है। मूर्तियों के वस्त्र चिपटे हुए थे। ठीक है, तो ये थी मथुरा कला। तो ये गांधार और मथुरा कला के बारे में आपको समझ में आया होगा। स्पष्ट। और कनिष्क का भी फिर निधन हो गया, दुखद रूप में हुआ। उसके सेनापति जो सामंत थे ना, तो उसकी युद्धों से तंग आ गए थे और एक दिन अवसर पाकर उन्होंने रात्रि के समय उसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार इतिहास में सम्राट कनिष्क का गौरवपूर्ण स्थान है। उसकी सैन्य सफलताओं में जहाँ हम उसकी तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं, तो धर्मपरायणता और बौद्ध धर्म के प्रति उत्साह में वो अशोक की याद दिलाता है। वो एक महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। कनिष्क का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक की ही भांति वह बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके शासनकाल में महायान संप्रदाय को अधिक लोकप्रियता दिखाई। अब ये दो आपको मैं फोटो दिखा रही हूँ, ये इसके शासनकाल के हैं। आप देखिए, ये कनिष्क का मूर्ति के बारे में है। तो ये सारा वीडियो आपको कनिष्क का समझ में आया होगा। धन्यवाद।